हेलो। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लासिफिकेशन का एक लास्ट टॉपिक है, इसको ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम लोग सॉल्युबिलिटी पे बातचीत करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहाँ पे लेते हैं सॉल्यूट, तो यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्वेंट अगर हमारा सॉलिड हो तो और सॉल्यूट हम इसमें गैस डालें, यानी कि सॉलिड में हम गैस डालें, तो इसका एग्जांपल होगा हाइड्रोजन गैस ऑन ए प्लेटिनम सरफेस। और जो सॉल्यूशन जो बनेगा वो सॉलिड होगा। अगर हम लिक्विड को डालें सॉलिड में तो इसका एग्जांपल मरकरी इन अमलगम ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट। सॉलिड को सॉलिड में मिलाएं तो एल्वाइज बनेगा, आप जानते हो। अगर हम गैस को लिक्विड में डालें तो जैसे कि CO2 होता है कोल्ड ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक का आप लोग बोतल खोलते हो तो उसमें से गैस निकलता है, तो यह गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है। उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड, एल्कोहल में वाटर डाल दो। सॉलिड इन लिक्विड, साल्ट डिजल्व इन वाटर, शुगर डिजल्व इन वाटर, ये एग्जांपल हो जाएगा। उसके बाद है गैस इन गैस, तो एयर। लिक्विड इन गैस तो ह्यूमिडिटी, या फिर कह सकते हो कि वाटर वेपर इन एयर। उसके बाद सॉलिड इन गैस तो कह सकते हो कि आयोडीन वेपर इन एयर। तो ये सब एग्जांपल है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड। solubility of a solid in liquid। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बातचीत करते हैं कि solubility of a solid in liquid। तो फर्स्ट टर्म आता है कि solubility क्या है। solubility को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटी टू डिजल्व सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर को हम कांस्टेंट करके ही बातचीत करेंगे। इस पीछे वाले वीडियो में भी हम लोग बातचीत किए थे कि टेम्परेचर वैरी करने से सॉल्युबिलिटी वैरी होता है। तो जब भी हम बात करेंगे तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करके करेंगे, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिजल्व हो सकता है वो उसका सॉल्युबिलिटी बतलाता है, सॉल्युबिलिटी कहता है। क्लियर। तो कहता है कि हम लोग को बात यहाँ पे करना है सॉलिड के सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सॉलिड के सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, तो हम इस पे बातचीत करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे एक लाइन में एक ही चीज को याद रखिएगा, लाइक डिजल्व, लाइक डिजल्व लाइक, यानी कि जैसा सॉल्यूट होता है उसी टाइप के सॉल्वेंट में डिजल्व करता है। जैसे कि पोलर सॉल्यूट डिजल्व इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट डिजल्व इन पोलर सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल हम लोग करते हैं तो NaCl जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, KCl जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है,
CaOH का होल 2 जो होता है या वाटर में सोल्यूबल होता है, तो क्या इसमें ये सब के सब आयनिक कंपाउंड है तो पोलर है, वाटर जो है वह पोलर है, इसलिए क्या होता है कि लाइक डिजल्व लाइक, यानी कि पोलर जो होता है वो पोलर में डिजल्व करता है। नेक्स्ट कहता है कि नॉन पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि नॉन पोलर सॉल्यूट जो होगा वह नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजल्व होगा। जैसे कि बेंजीन को तुम चाहो कि वाटर में डिजल्व कर लो तो नहीं होगा, बेंजीन डिजल्व इन एल्कोहल, एसीटोन, इसमें अगर तुम इसको डालना चाहोगे तो डाल सकते हो। इसका एक हम कॉमन एग्जांपल बतलाते हैं जो आप लोग घरों में भी अपने देखे होंगे। जैसे कि अलकतरा को देखे होंगे लोग, तो अलकतरा हुआ, पेंट हुआ, तो उसको छुड़ाना हो तो हम थिनर यूज करते हैं, केरोसिन ऑयल यूज करते हैं। पानी से हम धोना चाहें तो नहीं धुलेगा। क्यों? क्योंकि जो अलकतरा है और जो पेंट है वह नॉन पोलर सॉल्यूट है, तो जब भी घुलेगा तो नॉन पोलर में ही घुलेगा, इसलिए केरोसिन ऑयल्स में घुल जाता है, पानी में नहीं घुलेगा। क्लियर? तो इसका एग्जांपल एक घरों में होता है जिसको आप लोग देख सकते हो, फील कर सकते हो। दूसरा हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर का। किस पे बात करते हैं? टेम्परेचर। तो एक चीज आप लोग देखे होंगे कि अगर हम शुगर को वाटर में डालें तो जो सॉल्यूशन बनता है, तो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होता है वह डिक्रीज करता है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज करता है। लेकिन वही अगर आप कुछ चूना डाल देते हो पानी में, ये सब कॉमन एग्जांपल है जो तुम घरों में रखकर देखते होगे, निश्चित रूप से देखे होगे। तो CaOH का होल 2 बनता है, तो यहाँ से हीट रिलीज करता है, यानी कि ये जो हीट रिलीज कर रहा है, यानी कि ये जो 100 प्रोसेस है, और यहाँ से हीट रिक्वायर्ड करता है, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज किया, यानी कि इसको हीट चाहिए, यानी कि इंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर? इंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये चीज़ आप लोग देखे होंगे कि गर्म पानी में अगर हम चीनी को घुलाएं तो बड़ा तेज़ी से घुलता है, लेकिन चूना को घुलाना हो तो गर्म पानी में डालने चूना तो नहीं घुलेगा। चूना को घोलने के लिए ठंडा पानी चाहिए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो कहता है कि टेम्परेचर जो इफेक्ट करता है 2 टाइप से करता है। फर्स्ट, अगर एक्सोथर्मिक सोल्युबिलिटी हो तो कहता है कि इफ solubility is exothermic, then on rising temperature solubility decrease। और डिक्रीज क्यों करता है? इसके पीछे रीजन होगा बिकॉज इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैक साइड। अब ये बिकॉज इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैक साइड, ये बात क्या है? इस लाइन को जरा हम लोग ढंग से समझें। तो एक ली सेटलियर प्रिंसिपल है, ली सेटलियर का एक प्रिंसिपल है जो आप लोग इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं कि अगर एक्सोथर्मिक सोल्युबिलिटी है, सोल्युबिलिटी क्या है? एक्सोथर्मिक है, यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को राइज कर दें तो जो इक्विलिब्रियम है वो बैक चला जाता है। इक्विलिब्रियम कहाँ चला जाता है?
बैक चला जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक है और टेम्परेचर को अगर हम राइज कर दें तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाता है, बैक चला जाता है। और इक्विलिब्रियम बैक हो गया है यानी कि प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी नहीं होगा। इसी बात को अगर हम आसान भाषा में समझें तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब हुआ कि सॉल्युबिलिटी के लिए हीट को रिलीज करना चाहिए। और ऐसे कंडीशन में अगर हम हीट देना स्टार्ट कर दिए तो उसके कंडीशन को हमने अपोज कर दिया, क्योंकि वह हीट रिलीज करना चाह रहा है, हमने हीट दे दिया तो उसके कंडीशन को हमने क्या किया, अपोज कर दिया। तो उसके कंडीशन को अपोज करेंगे तो जो भी प्रोसेस है वो नहीं होगा, जो भी प्रोसेस है वो नहीं होगा। क्लियर? इसी बात को हम लोग कहते हैं कि इक्विलिब्रियम बैक चला जाएगा। क्लियर? अगर इंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी है, कहते हैं इंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी है, तो कहता है कि इंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी हो तब क्या हो, तो कहता है कि इफ सॉल्युबिलिटी इज इंडोथर्मिक, यहाँ पे छोटा है, इफ सॉल्युबिलिटी इज इंडोथर्मिक देन ऑन राइजिंग टेम्परेचर solubility increase, because equilibrium shift in फॉरवर्ड साइड। फॉरवर्ड साइड मतलब आगे की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ली सेटलियर प्रिंसिपल जो कहता है कि अगर इंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी है तो अगर हम टेम्परेचर अगर हम राइज करें तो इक्विलिब्रियम जो होता है वह फॉरवर्ड जाता है। तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा यानी कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड होगा यानी कि प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। तो जब प्रोडक्ट बनेगा इसका मतलब है कि सॉल्यूशन हमारा बनेगा। क्लियर? इसी को आसान भाषा में अगर हम समझे तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ही इंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी है, यानी कि सॉल्युबिलिटी के लिए उसको टेम्परेचर चाहिए और हमने हीट दे दिया, उसको हीट चाहिए और हमने हीट दे दिया तो उसके कंडीशन को हमने क्या किया, फुलफिल कर दिया। और कंडीशन को फुलफिल करेंगे यानी कि प्रोसेस होगा तो सॉल्युबिलिटी होगा। क्लियर? तो बस 2 लाइन याद रखना है कि एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर देंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा, और इंडोथर्मिक है टेम्परेचर देंगे सॉल्युबिलिटी, एक्सोथर्मिक है टेम्परेचर देंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा, इंडोथर्मिक है टेम्परेचर देंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। क्लियर? इस बात को ध्यान रखनी है। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे हम ग्राफ से समझने का कोशिश किए हैं कि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इस एक्सिस पे। तो कहता है कि सब चीज़ों की सॉल्युबिलिटी एक जैसी नहीं होती है। कहता है कि को आप देख रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इसकी बढ़ रही है, लेकिन C2SO4 में आप लोग देख रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे देख रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुई, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे CaCl2 6 मोलकूल है, यहाँ पे 4 मोलकूल्स है, यहाँ पे 2 मोलकूल्स है। ये सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं प्रेशर का। प्रेशर तो कहता है कि नो इफेक्ट ऑफ pressure on solubility of solid in liquid। तो कहता है कि प्रेशर हम बढ़ाएं घटाएं तो उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है।
अंतर इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं वे सब सॉलिड्स जो होते हैं वह नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि नॉन कंप्रेसिबल है, यानी कि प्रेशर हम बढ़ा लें तो सॉलिड जो होता है वह संपिंडित नहीं होगा, दबेगा नहीं, नॉन कंप्रेसिबल है। तो चूंकि नॉन कंप्रेसिबल होने के कारण सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल। तो सॉलिड्स होते हैं नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, जिसके कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर। दूसरा चीज हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कहते हैं कि अगर किसी सॉलिड को हम डालें किसी लिक्विड में, जब Ki इक्वस हो, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होगा, कहते हैं कि ये जाने के बाद Ki3 बना लेता है। तो यहाँ क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो होगी यह इंक्रीज करेगी, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से सॉल्युबिलिटी जो होती है वह इंक्रीज करती है। क्या होती है, इंक्रीज करती है। इस चीज़ को ध्यान रखा जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। नेक्स्ट टॉपिक आ गया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सबसे फर्स्ट बात हम लोग बात कहेंगे यहाँ पे नेचर ऑफ गैस पे, नेचर ऑफ गैस पे। तो नेचर ऑफ गैस पे अगर हम बात करेंगे तो पीछे वाले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि जो सॉल्युबिलिटी है और फिजिकल प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, केमिकल रिएक्शन जो होगा वहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी की चर्चा नहीं करेंगे। सॉल्युबिलिटी की चर्चा वहीं करेंगे जहाँ पे फिजिकल प्रोसेस होगा, फिजिकल फिनोमेना होगा। क्लियर। तो हम सिर्फ उसी टाइप के गैस को कंसिडर करते हैं जो लिक्विड के साथ सॉल्युबल हो, लिक्विड से रिएक्शन ना करे। तो यहाँ पे एक चीज को लिखना होगा कि वी कंसिडर दोज गैसेस फॉर solubility of liquid which are dissolved in liquid but they are not react with liquid। कहते हैं कि लिक्विड में डिजॉल्व करें लेकिन लिक्विड से रिएक्ट ना करें। जैसे हम CO2 की सॉल्युबिलिटी की H2O में बात नहीं करेंगे, क्योंकि CO2 जो होता है H2O में जाता है तो H2CO3 बनाता है, और H2CO3 अगर बना दिया तो यहाँ पे तो क्या हुआ, रिएक्शन हो गया, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी की बात नहीं करेंगे। हम SO2 को वाटर में अगर हम डालें तो H2SO3 बना देता है, जिसके कारण हम इसकी सॉल्युबिलिटी की चर्चा नहीं करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी के लिए सिर्फ वैसे ही गैस को कंसिडर करेंगे जो उसमें डिजॉल्व हो, उसमें सॉल्यूशन बनाए, रिएक्शन ना करे। जैसे कि H2O में अगर हम हाइड्रोजन डालें तो इसकी चर्चा हम करेंगे, H2O में N2 डालें तो इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ गैस डिजॉल्व होगा। तो इसी टाइप से कहे कि अगर सबसे बढ़िया रिजल्ट हमारा कौन देगा, इसमें हम इनर्ट गैस डाल दें, हीलियम डाल दें, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, क्योंकि इसके रिएक्शन नहीं होंगे। और सबसे बेटर रिजल्ट कोई कहीं से आएगा तो हम कह सकते हैं कि आइडियल गैस डाल दें। कौन सा गैस डाल दें, आइडियल गैस, तो सबसे बढ़िया रिजल्ट होगा सॉल्युबिलिटी के लिए। क्लियर। यानी कि नेचर की बात हो गई, उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर पे। क्लियर। टेम्परेचर पे अगर हम बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की अगर हम बात करें, चलिए लिख देते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
तो टेम्परेचर की बात करें, इसके पहले एक चीज़ हम लोग समझते हैं कि कहते हैं कि व्हेन गैस dissolve in liquid, a force of attraction exerted between gas and liquid। कहते हैं गैस और लिक्विड के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो फिर क्यों सोल्यूबल होगा, गैस वहाँ पे आकर स्थिर होगा कैसे, और गैस जब तक वहाँ पे स्थिर हो नहीं फिर सोल्यूबल कैसे होगा, गैस तो वहाँ से भागेगा। क्लियर। तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसके कारण क्या होगा कि गैस की एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बिटवीन गैस एंड लिक्विड, दैट्स वाई entropy of gas decrease, गैस का जो इंट्रोपी होता है वह डिक्रीज होता है, इंट्रोपी ऑफ गैस डिक्रीज एंड प्रोसेस बिकम एक्सोथर्मिक, और जो प्रोसेस होगा वह एक्सोथर्मिक हो जाएगा। यानी कि एज ए होल हम कह सकते हैं, एक लाइन में अगर कहना हो तो हम कह सकते हैं कि solubility of gas in liquid is an exothermic process। क्लियर। और गैस की सोल्युबिलिटी अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो ऐसे कंडीशन में टेम्परेचर देने पर क्या होगा, तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि उसको तो हीट को रिलीज करना है और हमने हीट दे दी, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम बैठ जाएगा और सोल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। क्लियर। तो लिख सकते हैं कि ऑन राइजिंग टेम्परेचर solubility of gas in liquid decrease because equilibrium shift in backside, क्लियर। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं तो एक चीज तो आप लोग देख चुके हैं कि जो गैसेज जो हैं वह कंप्रेसेबल होते हैं, यानी गैसेज आर कंप्रेसेबल। तो गैसेज अगर कंप्रेसेबल है तो ऐसे कंडीशन पर प्रेशर बढ़ाने से दब जाएंगे। क्लियर। यानी कि सिंपल से इसको हम ऐसे समझें कि अगर यहाँ पे कोई लिक्विड है इस टाइप से, क्लियर, यहाँ पे हमने पिस्टन लगा दिया, यहाँ पे हमने क्या किया भाई, पिस्टन लगा दिया, और यहाँ पे क्या है, गैसेज है, हमने यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर रखा है। क्लियर। अब हम क्या करें कि पिस्टन को हम पुश करें तो पिस्टन यहाँ तक आ सकता है, फिर पिस्टन पे प्रेशर लगाएं तो पिस्टन यहाँ तक आ सकता है। अब पिस्टन जब यहाँ तक आएगा तो ये सारे जो गैसेज हैं, ये सारे गैसेज कहाँ आ जाएंगे, लिक्विड में आ जाएंगे। सारे गैसेज कहाँ आ जाएंगे, लिक्विड में आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ऑन राइजिंग प्रेशर solubility of gas at constant temperature increase in a liquid because gases are compressible।
बिकॉज गैसेज आर कंप्रेसिबल। क्लियर, यानी कि एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी कर सकते हैं, कांस्टेंट डालते हैं तो एम इक्वल टू के पी। क्लियर। ऐसी बात को एक मैथमेटिकल साबित किए थे हेनरी साहब। तो हम लोग अब बात करते हैं हेनरीज लॉ पे। क्लियर। तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक हो जाएगा हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ पे हम लोग बातचीत करेंगे। क्लियर। तो टॉपिक हम लोग लेते हैं हेनरीज लॉ। रेड पेन, हाँ, हेनरीज लॉ, HENRYS, हेनरीज लॉ, HENRYS, हेनरीज लॉ। क्लियर। तो हेनरी साहब ने क्या किया था, वही जो हम लोग पीछे देखे हैं फिगर कि यहाँ पे कोई लिक्विड है इस टाइप से। क्लियर। और यहाँ पे कोई गैसेज है, ऐसे ऐसे कोई गैसेज है। क्लियर। यहाँ पे अब पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक पिस्टन लगा हुआ है। अब पिस्टन को अगर हम या प्रेशर दें तो पिस्टन यहाँ तक आ सकता है, पिस्टन यहाँ तक आ सकता है ऑन राइजिंग प्रेशर। पिस्टन को प्रेशर दे तो पिस्टन यहाँ पे आ सकता है। क्लियर। तो पिस्टन जब यहाँ पे आ गया तो ये सारे जो गैसेज हैं वो कहाँ चले गए? लिक्विड में चले गए। तो लिक्विड में गैस चले गए तो गैस का मोल्स जो हुआ लिक्विड में इंक्रीज किया। तो गैस का मोल्स लिक्विड में इंक्रीज किया तो कहीं ना कहीं मोल फ्रैक्शन जो होगा वो भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। यही बात हेनरी साहब ने कहा है। क्लियर। क्या कहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ वी rise pressure on at constant temperature, if we rise pressure, mole fraction of gas increase in the liquid. If you want to dissolve gas in the liquid, कहता है कि कोई गैस अगर हम लिक्विड में डिजॉल्व करना चाहें तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। यानी कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स, पी क्या है? पार्शियल प्रेशर जो हम लोग दे रहे हैं। एक्स क्या है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। जो भी हो रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट पे ही बात करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करेगा तो सॉल्युबिलिटी वेरी करेगा, इसलिए टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट करके बात करेंगे। क्लियर। तब P इक्वल टू KHX। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट डालते हैं, क्योंकि कांस्टेंट ये बतलाता है कि कितना टाइम से बढ़ेगा या घटेगा, और डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है तो बढ़ेगा ही, घटेगा क्या। क्लियर। तो केच को हम कहते हैं यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। तो एक फार्मूला निकल कर आया। क्लियर। अगर हम यूनिट ऑफ केच की बात करें, यूनिट ऑफ केच, तो केच की यूनिट की बात करें तो एक्स इक्वल तो केच इक्वल टू यहीं से लिख सकते हैं, केच इक्वल टू P/X। तो प्रेशर का तो यूनिट होता है, एटीएम होता है, बार होता है, पास्कल होता है, टोर होता है। और मोल फ्रैक्शन के लिए जानते हो कि नो यूनिट, मोल फ्रैक्शन का यूनिट होता ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ KH will be same as यूनिट ऑफ प्रेशर
प्रेशर, यानी केज का जो यूनिट होगा वह पी के यूनिट के जैसा होगा, पी के यूनिट के बराबर होगा। क्लियर। उसके बाद एक टॉपिक हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केज। तो फर्स्ट बात तो हम लोग ये चीज़ हम लोग देख लिए यहीं से कि केच इजकल टू पी बाई एक्स। तो एट कांस्टेंट पी कर दें, पी को अगर हम कांस्टेंट करें तो केच विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स। इसका मतलब है कि केच का वैल्यू अगर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी जो होगा, सॉल्युबिलिटी जो होगा वह डिक्रीज करेगा, यानी केज का वैल्यू इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। क्लियर। दूसरा चीज हम लोग देख चुके हैं कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी जो होता है वह डिक्रीज करता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। क्लियर। और एक चीज अभी देख लिए, केज का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। तो इसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो केज का वैल्यू इंक्रीज करेगा। क्लियर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर गया तो केज का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट कहता है कि वैल्यू ऑफ केज इज डिफर विथ डिफर गैसेस, डिफर गैसेस, यानी कि अलग अलग गैसेस के लिए केज का वैल्यू अलग अलग होगा। एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और यह टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। क्लियर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केज की आप लोग देख चुके। उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ के एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात करें तो एप्लीकेशन में हम कह सकते हैं कि हेनरी लॉ यही बतलाता है कि प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है। क्लियर। तो ऑल वह एग्जाम्पल, माने वह सभी एग्जाम्पल जहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाए, सबका सब हेनरी लॉ का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक में हम गैसेस डिजल्व करते हैं प्रेशर को बढ़ाने से, प्रेशर को बढ़ा करते भी एप्लीकेशन हो जाएगा। उसके बाद जो भी ड्राइवर्स होते हैं, गोताखोर होते हैं, जो बहुत नीचे जाते हैं तो गैस लेकर जाना पड़ता है उनको, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर, क्योंकि अधिक प्रेशर पे नाइट्रोजन का भी सॉल्युबिलिटी ब्लड में हो जाता है जो हानिकारक होगा, ये भी एप्लीकेशन हो जाएगा। और दूसरा चीज़ कि अगर, यह इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ऊंचाई पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है। और ये बात हम लोग जानते हैं कि अर्थ सरफेस पे 1 atm प्रेशर पे ऑक्सीजन हमारे ब्लड में सोलुबल होता है, ऑक्सीजन सोलुबल इन ब्लड, सोलुबल इन ब्लड। अगर हम पहाड़ों पे जा रहे हैं तो वहाँ पे एट हाई प्लेस, मगर ऊंचाई पे जा रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो प्रेशर जब डिक्रीज करेगा तो सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी ब्लड में डिक्रीज कर जाएगी, जिससे क्या होगा कि बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, या फिर हमारे माइंड को अगर प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले तो फिर माइंड जो होगा वह प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेगा। तो ऐसे भी होगा कि दिमागी कमी हो जाएगी, या कुछ और सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। क्लियर। तो ये चीज़ है एप्लीकेशन। उसके बाद हम लिमिटेशन की बात करें, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज
लॉ। तो लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लिमिटेशन तो हमारा यही होगा कि इट इज़ ओनली applicable for those gases which are soluble in liquid but they don't react with liquid। और सिर्फ उसी टाइप के गैस के लिए लागू होगा जो लिक्विड में सॉल्युबल हो लेकिन लिक्विड से रिएक्शन ना करें। दूसरा चीज कि इट ओनली एप्लीकेबल एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो टेम्परेचर हाई कर दें और हम प्रेशर लो कर दें तो चाहे इस बात को हम ऐसे समझें, क्यों यह बात करते हैं, तो इस बात को हम थर्ड पॉइंट में क्लियर करते हैं कि इट इज मेनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस। इस बात को हम लोग पीछे देखे हैं कि आइडियल गैस के साथ ये सबसे बढ़िया रिजल्ट देगा। तो आइडियल गैस के लिए अगर बहुत बढ़िया अगर रिजल्ट दे रहा है तो अगर हम रियल गैस में बहुत बढ़िया रिजल्ट चाहें तो रियल गैस को भी हमको उस टाइप से व्यवस्था करना होगा ताकि रियल गैस आइडियल गैस के जैसे बिहेव करे। और ये बात आप लोग जानते हो कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर जो रियल गैस होगा वो आइडियल गैस के जैसा बिहेव करेगा। तो आप कह सकते हो कि यार रियल गैस के लिए जब भी लागू होगा तो बढ़िया रिजल्ट कब देगा, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। तो वहाँ पे कह सकते हो कि सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। क्लियर। तो आई होप इस वीडियो में जो कुछ भी बातें हम लोग किए हैं बातें समझ में आई होंगी और इसके बाद राउट्स लॉ और सारे बातें होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।